नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राय एनआर स्टूडियोज की तरफ से यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुजी नीरज राय के आज के इस वीडियो में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वाक्य परिचय भाग 2 के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि हम आज का यह विषय प्रारंभ करें, दोस्तों मेरे YouTube चैनल हिंदी गुरुजी नीरज राय को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं आज का यह विषय वाक्य परिचय। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि सामान्यतः वाक्य परिचय के अंतर्गत आपको परिभाषा और उदाहरण बता दिए जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में एक और विशिष्ट बात मैं आपको बताऊंगा जो सामान्यतः आपको इस तरह के वीडियोस में नहीं देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम वाक्य परिचय के अंतर्गत एक बार पुनः परिभाषा और उदाहरण के बारे में आपको बताएंगे। वाक्य के अंग सरसरी नजर से हम देखेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा मैं अपने वाक्य के पहले भाग में कर चुका हूं। वाक्य के अनिवार्य तत्व की भी चर्चा हम कर चुके हैं। चर्चा हम वाक्य का वर्गीकरण का भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः उसे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज का जो मुख्य विषय है चर्चा का, वह है रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसकी विस्तार पूर्वक हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा और उदाहरण देख लेते हैं एक बार पुनः। शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो और वह व्याकरण की दृष्टि से व्यवस्थित हो, वाक्य कहलाता है। एक उदाहरण हम देखते हैं। आकाश भागता रहता है। दूसरा उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को लौटा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जो औरत वहां बैठी हैं वो मेरी मां है। ये सभी मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों के समूह हैं, अतः ये वाक्य हैं। आज हम विस्तार से नहीं जाएंगे वाक्य के अंग के बारे में, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। उद्देश्य, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से जल्दी से समझ लेते हैं। सचिन दौड़ता है। अब इस वाक्य में सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार शामिल किया जाता है। इसी प्रकार वाक्य का दूसरा अंग है विधेय। वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। अनुराग खेलता है। अब इस वाक्य में खेलता है विधेय है। विधेय के विस्तार के अंतर्गत वाक्य के कर्ता यानी उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या होते हैं। इनके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जल्दी से एक बार आपको पुनः याद दिला देता हूं कि किसी भी वाक्य के निम्नलिखित 6 तत्व अनिवार्य माने जाते हैं। पहला सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा निकटता, पांचवा पदक्रम और छठवां अन्वय। अब हम बात करते हैं कि वाक्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो दोस्तों, हिंदी में वाक्य का वर्गीकरण या भेद 2 आधार पर किया गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं, जिसकी चर्चा वाक्य भाग 1 में मैं कर चुका हूं। उसके लिए आप मेरा वह वीडियो देख सकते हैं। दूसरा वर्गीकरण का आधार है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं और आज के इस वीडियो में
हम रचना के आधार पर इन्हीं तीनों भेदों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला भेद होता है साधारण वाक्य, जिसे सरल वाक्य भी कहा जाता है। अंग्रेजी व्याकरण में इसे सिंपल सेंटेंस के नाम से हम जानते हैं। दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य, जिसको अंग्रेजी व्याकरण में कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। और रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद होता है मिश्रित वाक्य, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब हम आगे एक एक करके रचना के आधार पे वाक्य के इन भेदों की चर्चा करेंगे, इनकी परिभाषा जानेंगे और उदाहरण को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं सरल वाक्य से। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। उदाहरण है बिजली चमकती है। एक और उदाहरण देखते हैं पानी वर्षा। अब यहां आप देखिए कि इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है और एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक अर्थात विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ सकते हैं। इसको भी एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। यह भी एक साधारण वाक्य है जिसमें कर्ता के साथ विस्तारक के रूप में विशेषण आया है, अर्थात अच्छा बच्चा। बच्चा कर्ता है, उसका विशेषण है अच्छा। उसी प्रकार क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण भी इस वाक्य में आए हैं। दूध है और अच्छी तरह पीता है, तो क्रिया विशेषण है अच्छी तरह। तो इस तरह से किसी भी सरल वाक्य में कर्ता के साथ उसके विस्तारक के रूप में विशेषण, जबकि क्रिया के साथ विस्तारक के रूप में कर्म और क्रिया विशेषण आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो दोस्तों, जब कभी 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों, अब ये कौन कौन से हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक? कोष्टक में दिया हुआ है। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। तो जब इन समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। एक उदाहरण हम देखेंगे। वह सुबह गया और शाम को लौटा। मैंने यहाँ और को हाईलाइट कर दिया है। यही है समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो 2 से अधिक साधारण वाक्य अर्थात वह सुबह गया और शाम को लौटा, इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है। अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। यहां भी पर को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब यहां पर एक चीज जो मैंने अभी वीडियो के प्रारंभ में कहा कि मैं एक ऐसी बात आपको बताऊंगा जो सामान्य तौर पर वाक्य की चर्चा करते समय कोई आपको नहीं बताता। संयुक्त वाक्य में भ्रम की स्थिति हो जाती है कि कौन सा कैसा संयुक्त वाक्य है या है भी या नहीं है। तो दोस्तों, यही मैं विशेष बात बताने वाला था कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के आधार पर ऐसे वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला संयोजक। अब संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो है वो और, एवं, तथा आदि हैं। दूसरा विभाजक, यानी वो समुच्चय बोधक जो है वो संयोजक का काम तो करता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो दोनों साधारण वाक्यों को विभाजित कर रहा है। और यह शब्द हैं या, अथवा, अन्यथा आदि। तीसरा होता है विकल्प सूचक, कुछ लोग इसे विरोध सूचक भी कहते हैं। इसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह है बल्कि,
किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आदि। और चौथा है परिणाम सूचक। परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द जो हैं वो हैं अतः, इसलिए, फलतः, अतएव, परिणाम स्वरूप आदि। तो दोस्तों, ऊपर परिभाषा में भी मैंने विस्तार से इन शब्दों की चर्चा की है और यहाँ पुनः एक बार 4 प्रकार में विभाजित करते हुए इन समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों की चर्चा मैंने की है। आगे भी हम देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, चारों प्रकारों को हम यहाँ उदाहरण सहित समझ लेते हैं। पहला है संयोजक। तो जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है, जैसे गीता गई और सीता आई, यहाँ गीता और सीता को कहीं न कहीं संयोजक के रूप में काम किया जा रहा है और द्वारा, यानी वह जोड़ रहा है। जब यही विभाजक होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध संबंध रहे। उदाहरण देख लेते हैं। वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। अब यहां देख लीजिए, विभाजक है, वह मेहनत तो करता है और फल नहीं मिलता को पर द्वारा जोड़ा जरूर गया है, लेकिन कहीं न कहीं बिलगाव प्रदर्शित करता है, इसलिए विभाजक है। ऐसे ही जो संयुक्त वाक्य का अगला प्रकार बताया गया मेरे द्वारा, वह था विकल्प सूचक या विरोध सूचक। जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना हो, यानी हमारे पास विकल्प जैसी स्थिति हो जाए। उदाहरण देख लेते हैं। या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। यहां विकल्प की बात की जा रही है। दोनों स्थितियां नहीं हो सकती। या तो अखाड़े में पछाड़ूंगा यह हो सकता है, या तो अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। तो यहां विकल्प या विरोध सूचक बात की जा रही है, हालांकि यह वाक्य संयुक्त वाक्य ही है। इसी प्रकार चौथा प्रकार है परिणाम सूचक। इसके अंतर्गत जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, यानी एक काम हो रहा है इसलिए दूसरा हो रहा है, एक के चलते दूसरा हो रहा है। उदाहरण देख लेते हैं। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। अब परिभाषा में जो बताया गया कि एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम है, तो यहां दूसरा है मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य का परिणाम है, इसलिए परिणाम सूचक इसे कहते हैं। बहरहाल ये चारों तरह के वाक्य संयुक्त वाक्य के ही प्रकार हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त वाक्य ही कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य की तरफ। तो दोस्तों, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य, इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, तो जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। उदाहरण देखते हैं। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। दूसरा उदाहरण है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। एक और उदाहरण, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब परिभाषा तो हमने समझ ली कि एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित होगा। अब हम जानेंगे कैसे कि कौन सा प्रधान और कौन सा आश्रित है। इसको और स्पष्ट मैं आगे करूंगा। तो इन वाक्यों में मुख्य या प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि मुख्य उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टता अथवा विस्तार हेतु ही आश्रित वाक्य आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो आश्रित वाक्य होता है
वो कहीं न कहीं मुख्य उपवाक्य को पुष्ट करने का काम या उसका समर्थन करने का काम या उसे और स्पष्ट करने का काम करता है। मैं आगे इसे और विस्तार से आपको समझा देता हूं ताकि आपको मिश्र वाक्य समझने में या मिश्र वाक्य के उपवाक्यों को पहचानने में कोई त्रुटि न हो। तो मिश्र या मिश्रित वाक्य के दो भाग हैं, परिभाषा में भी अभी हमने देखा। इसी को मैं और अच्छे से समझा देता हूं। प्रधान उपवाक्य, जिस उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है वह प्रधान उपवाक्य होता है। और आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इनका आरंभ प्रायः कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। कहने का मतलब कि उस वाक्य में, उदाहरण से भी समझाऊंगा, उस वाक्य में जिस हिस्से का प्रारंभ कि से हो, जो से हो, जिसे से हो, यदि से हो, प्रायः वही हिस्सा आश्रित उपवाक्य होता है। उदाहरण या पहचान का तरीका क्या है? तो मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल दीजिए। मैं ये तरीका बहुत ही अच्छा उपाय है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा हिस्सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित। तो मिश्र वाक्य को सबसे पहले आप सरल वाक्य में बदल दें। वाक्य परिवर्तन के उपरांत जो क्रिया वाक्य के अंत में आएगी वो हिस्सा प्रधान उपवाक्य होगा, और परिवर्तन करते समय जिस हिस्से की क्रिया रूपांतरित हो जाएगी अर्थात परिवर्तित हो जाएगी वह हिस्सा आश्रित उपवाक्य होगा। एक उदाहरण मैं देता हूं और फिर समझाता हूं। अब देखिए, एक मिश्र वाक्य लेते हैं। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। ध्यान दीजिएगा, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अब एक तरीका तो अभी आश्रित में मैं यही बता दूं, आप अगर ध्यान दीजिए, आश्रित उपवाक्य के ऊपर है जो, वहां मैंने लिखा है कि इनका आरंभ प्रायः कि, जो, जिसे, यदि आदि शब्दों से होता है। तो एक तरीका तो यही है कि जो परिश्रम करता है। अब जो से शुरू हुआ है इसलिए यह हिस्सा आश्रित होगा। लेकिन इस बात को और पुख्ता करने के लिए इसका हम परिवर्तन कर देते हैं सरल वाक्य में। करते हैं। अब हम इसको सरल वाक्य बनाएंगे तो यह हो जाएगा, परिश्रम करने वाला ही सफल होता है। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने पहचान में बताया था कि वाक्य परिवर्तित करते समय जो क्रिया अंत में आएगी वह प्रधान उपवाक्य होगा। तो यहां आया सफल होता है, होना क्रिया अंत में आई, यानी सफल वही होता है हो गया प्रधान उपवाक्य। और उसी में मैंने बताया था कि जिस उपवाक्य की क्रिया रूपांतरित हो जाए, तो ऊपर था जो परिश्रम करता है, और सरल वाक्य करते समय रूपांतरित होकर हो गया परिश्रम करने वाला, अर्थात परिश्रम करने वाला रूपांतरित हो गया। इसलिए परिश्रम करता है वाला हिस्सा आश्रित उपवाक्य हो गया। मुझे विश्वास है दोस्तों कि इसको अगर अच्छे से आप समझ लेंगे। अगर एक बार में ना समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिए, और इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो जीवन में आपको मिश्र वाक्य के उपवाक्य पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। जो बात अभी मैंने आपको समझाई वही मैंने नीचे लिखा है कि उपर्युक्त वाक्य में सफल वही होता है प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि सरल वाक्य में बदलने पर इसकी क्रिया वाक्य के अंत में आई है। और जो परिश्रम करता है आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि इसकी क्रिया रूपांतरित अर्थात परिवर्तित हो गई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी आपको मिश्र वाक्य और प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैंने आपको बताया कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, तो दोस्तों आश्रित उपवाक्य के भी भेद होते हैं, और यह 3 होते हैं। आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं संज्ञा उपवाक्य,
विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। लेकिन आज के वीडियो में बस मैं इतना ही आपको बताऊंगा, क्योंकि आश्रित उपवाक्य को समझने के लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं और उसमें मैं विस्तार से समझाऊंगा कि किस प्रकार हम पहचानेंगे कि कौन सा उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है, कौन सा विशेषण उपवाक्य है और कौन सा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु और सीबीएसई और एनसीईआरटी के विद्यार्थियों हेतु उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहें। नमस्कार, धन्यवाद।